हेलो फ्रेंड्स, मैं सैयद आसिफ रजा आज आपको इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो चलिए शुरू करते हैं। अगस्त 20, 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था पहली बार कि उनके ऑब्जेक्टिव होंगे ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 को लागू किया गया इसी वजह से, और वो विच केम इनटू फोर्स इन 1921, और ये लागू हुआ 1921 में। ये एक्ट को एक और नाम से जाना जाता है, वो है मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेगू जो थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इसके फीचर्स है नंबर 1, इट रिलैक्स्ड द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। इसने मतलब सेंट्रल कंट्रोल को कम किया। कैसे? सेंट्रल कंट्रोल प्रोविंसेस के ऊपर कम किया। ये कैसे हुआ कि इस एक्ट ने डिमार्केट किया और सेपरेट किया। डिमार्केट किया और सेपरेट किया मतलब वो अलग किया सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को। और जो सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे ना, उनको ऑथराइज किया कि वो कानून बना सकते हैं अपने अपने रेस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स में। लेकिन जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट रहेगा ना, वो कंटिन्यूड रहेगा टू बी सेंट्रलाइज्ड एंड यूनिटरी, कि वो सेंट्रलाइज्ड रहेगा और यूनिटरी रहेगा। फीचर नंबर 2, ये एक्ट ने डिवाइड किया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स में। जो पहला है ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व्ड, 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला है ट्रांसफर्ड और दूसरा रिजर्व्ड। ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है ना, इनको एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर मिनिस्टर्स के मदद से, और वो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे ना, उनको एडमिनिस्टर करेंगे गवर्नर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मदद से, बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और ये डुअल स्कीम ऑफ गवर्नेंस है ना, इसको बोला गया डायरकी। और ये जो टर्म है ना, ये जो वर्ड है डायरकी, ये डिराइव्ड हुआ है ग्रीक वर्ड डाइआर्चे से, जिसका मतलब है डबल रूल। लेकिन ये जो डबल रूल का जो एक्सपेरिमेंट था ना, वो लार्जली अनसक्सेसफुल हुआ। पॉइंट नंबर 3, पहली बार बाईकैमरलिज्म और डायरेक्ट इलेक्शंस का शुरुआत हुआ कंट्री में इस एक्ट के मदद से। और जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ना, उसको रिप्लेस किया गया बाईकैमरल लेजिस्लेचर से, जिसमें होंगे अपर हाउस, जिसको बोला जाएगा काउंसिल ऑफ स्टेट, और दूसरा लोअर हाउस, जिसको बोला जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली। जो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स रहेंगे ना दोनों हाउसेस के, उनको चुना जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन से। और इस एक्ट ने बोला
कि जो 3 रहेंगे ना 6 मेंबर्स जो होंगे वाइसरॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, जो 6 मेंबर्स में से 3 मेंबर रहेंगे कमांडर इन चीफ को छोड़ के, 3 जो रहेंगे वो होंगे इंडियन। फीचर नंबर 5, इस एक्ट ने एक्सटेंड किया मतलब बढ़ाया किसको, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को। और ये कैसे हुआ कि इस एक्ट ने प्रोवाइड किया सेपरेट इलेक्टोरेट्स किनके लिए, सिख्स के लिए मतलब पंजाबियों के लिए, और इंडियन क्रिश्चियंस और एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस को। और इस एक्ट ने ग्रांटेड किया फ्रेंचाइज को लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल को, और ये किया उनके, और किस बेसिस में किया, उनके प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन के टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे। फीचर नंबर 7, इस एक्ट ने एक नया ऑफिस बनाया जिसको बोला हाई कमिश्नर फॉर इंडिया, और ये रहेगा लंदन में। और इसको ट्रांसफ़र किया कुछ फंक्शंस जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया परफॉर्म करते थे। और इस एक्ट ने इस्टेब्लिशमेंट किया पब्लिक सर्विस कमीशन का। तो इस वजह से एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप हुआ 1926 में, जो सिविल सर्वेंट्स का रिक्रूटमेंट करती थी। फीचर नंबर 9, इस एक्ट ने अलग किया पहली बार प्रोविंशियल बजट्स को सेंट्रल बजट से, और ऑथराइज किया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स को कि वो अपना बजट एनेक्ट कर सकते हैं, मतलब लागू कर सकते हैं। और 10वां और आखिरी पॉइंट कि इस एक्ट ने प्रोवाइड किया अपॉइंटमेंट, और इस एक्ट ने अपॉइंट किया एक स्टैट्यूटरी कमीशन को जो कि इंक्वायर करे और रिपोर्ट करे कि जो ये एक्ट लागू हुआ है ना, ये कैसा चल रहा है। 10 साल के बाद इस कमीशन को रिपोर्ट करना है इस एक्ट के लागू होने के बाद कि ये एक्ट कैसा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मेरा वीडियो अच्छा लगने पर लाइक भी जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।